Hello everyone. In this video, we will discuss the solutions of immunology of December 24 पेपर बेटा. जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा डेफिनेशन, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन है एडजुवेंट्स. एडजुवेंट बेटा वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फार्माकोलॉजिकल या इम्यूनोलॉजिकल एजेंट होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करते हैं. ठीक है, दीज आर सर्टेन केमिकल्स जो वैक्सीन, हैप्टन्स या कई ड्रग्स के साथ अटैच करे जाते हैं उनकी इम्यूनोजेनिक पावर को बढ़ाने के लिए. सो दीज कैन बी यूज विद एंटीजन लाइक वैक्सीन हैप्टन्स टू इम्प्रूव इट्स ability to produce the immune response. Next है idiotypes. The term idio comes from Greek word idios meaning own या distinct, and it usually means personal, own, peculiar या distinct. It means distinct antibodies. तो idiotype का मतलब क्या है? Distinct antibodies, अलग अलग antibodies जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो रिकॉग्नाइज कर रही हैं डिफरेंट एंटीजन्स को. फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे IG, हमें पता है कि मेन 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं. ठीक है, IgA, IgM, ED एंड सो ऑन. तो ऐसे 5 एंटीबॉडीज होती हैं, लेकिन इनके भी जो सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि IgG1 may have entities which are specific to antigen 1, 2 and 3 and so on. These antibodies of one type present in the same body and are specific to different antigen are called idiotype. अब ये जो एंटीबॉडी जो प्रेजेंट है वो स्पेसिफिक एंटीजन के साथ ही बाइंड करेगी. ठीक है, तो IgG में भी सब क्लासेस हैं, वेरिएंट्स हैं जो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे. तो इस टाइप के एंटीबॉडीज को हम क्या बोलते हैं? इडियोटाइप्स. नेक्स्ट है फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस एक वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक बड़ा सेल लाइक मोनोसाइट या एट टाइम्स न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेज, ये जो होते हैं वो दूसरे सेल को इनगल्फ करके लाइज कर देते हैं. सो फैगोसाइटोसिस रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच सर्टेन लिविंग सेल्स कॉल्ड फैगोसाइट्स इनगल्फ अदर सेल या पार्टिकल्स या पैथोजेंस. फैगोसाइटोसिस अकर्स व्हेन द सेल ट्राइज टू डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स और पैथोजेंस, जैसे कि बैक्टीरिया या इन्फेक्टेड सेल को इनगल्फ कर लेना और फिर उनको लाइज करना, उनको किल करना या ब्रेक करना. नेक्स्ट है ऑटो इम्यूनिटी. ऑटो इम्यूनिटी एक वो कंडीशन है जहाँ पे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद के ही अपने ही हेल्दी सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है. ठीक है, मिस्टेकनली अटैक इट्स ओन हेल्दी सेल्स एंड टिश्यूज, मेकिंग देम फॉर फॉरेन मिस्टेकिंग देम फॉर फॉरेन इन्वेडर्स. This can lead to a range of autoimmune diseases causing inflammation and damage to various parts of the body. Last definition है बेटा कीमोटैक्सिस. कीमोटैक्सिस इज द डायरेक्टेड माइग्रेशन ऑफ अ सेल इन रिस्पॉन्स टू केमिकल. कीमो का मतलब केमिकल, टैक्सिस का मतलब मूवमेंट. तो एक माइग्रेशन होना, एक मूवमेंट होना किसी भी सेल की इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस. फॉर एग्जाम्पल, किसी ग्रोथ फैक्टर के रिस्पॉन्स में सेल का ग्रो करना या मूव करना. कीमोटैक्सिस इज द डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सेल इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड बी सेल रिसेप्टर्स. अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पहली बात तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी सेपरेट वीडियो बनी हुई है. ये 5 मार्कर में 10 मार्कर्स में आ जाता है, तो प्लीज़ आप इसको ऑल्टरनेटिव पाथवे, क्लासिकल पाथवे, लेक्टिन पाथवे, 3 पाथवेज है उन्हें अच्छे से करना. द टर्म कॉम्प्लीमेंट वॉज कॉइन्ड बाय पॉल अर्लिक फॉर द एक्टिविटी ऑफ ब्लड सीरम. बेसिकली क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है. वो प्रोटीन सेल बाउंड भी हो सकते हैं और सॉल्यूबल भी हो सकते हैं. ठीक है, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं या कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं या कॉम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, दैट आर सिंथेसाइज बाय लिवर, हेपाटोसाइट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट, एपिथेलियल सेल्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस. तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सेल, ये जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ये कर क्या रही है? ये सेल के लाइसिस करने में या सेल या बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं. फैगोसाइटोसिस को प्रमोट करते हैं. अगर किसी सेल का फैगोसाइटोसिस होना है तो उसके ऊपर मार्किंग करेंगे और उसका मार्क्ड फैगोसाइटोसिस करवाएंगे, और इस टाइप के फैगोसाइटोसिस को बेटा हम बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन. Complement receptors bind to many cells of immune system. This triggers specific cell function, causes inflammation and subsequent release of immunoregulatory substances. तो ये सेल्स के साथ बाइंड करते हैं. ठीक है, अलग अलग सेल्स के साथ बाइंड करते हैं और उनके फंक्शन को ट्रिगर करते हैं और बहुत सारे केमिकल्स को रिलीज करने के लिए इनिशिएट करवाते हैं. इट ऑल्सो हेल्प इन द क्लियरेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम द बॉडी. जो भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया उसको बॉडी से रिमूव करवाने में भी कौन हेल्प कर रहा है? complement system. There are several functions of complement system, so like lysis of pathogen, opsonization, inflammation कराना और clearing of immune complexes. Next है बेटा B cell receptor का क्या function होता है? BCR. B cell receptor जो है वो एक crucial role play करता है हमारे immune system में. अब इससे पहले हम कंटिन्यू करें तो आपको पता होना चाहिए बी सेल मतलब कि क्या, मतलब कि बी लिम्फोसाइट. अगर आपने सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम पढ़ा हुआ हो तो बी लिम्फोसाइट का मेन काम क्या होता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना.
ठीक है, क्योंकि दो तरीके के लिम्फोसाइट होते हैं, टी एक बी। एक हमारी इम्यूनिटी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दूसरी होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए मेन सिग्नलिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, बी सेल से। तो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने वाली हैं उसके लिए सबसे पहले काम कौन शुरू करने वाला है, बी सेल। बी सेल रिसेप्टर्स प्ले क्रूशियल रोल इन इम्यून सिस्टम प्राइमरीली बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड बाइंडिंग टू एंटीजन। ये एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं और बाकी के बी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं और एक चेन ऑफ रिएक्शन, एक ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट करते हैं। इट हैज़ टू की फंक्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन अपॉन एंटीजन बाइंडिंग एंड इंटरनलाइजेशन ऑफ एंटीजन फॉर प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन टू टी सेल्स। तो एक तो काम है सिग्नल ट्रांजेक्शन। बेटा सिग्नल ट्रांजेक्शन में क्या होगा, अगर मान लो एक बी सेल के ऊपर कोई रिसेप्टर था, कोई एंटीबॉडी थी और यहाँ पे आके कोई एंटीजन बाइंड हो गया, अब इसकी वजह से कुछ और केमिकल्स रिलीज होंगे जो और बहुत सारे सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, इसी के टाइप के सेल्स को। ठीक है, इसको हम कॉलोनी सिलेक्शन भी बोलते हैं या कॉलोनियल सिलेक्शन भी बोलते हैं। सॉरी, कॉलोनियल नहीं, क्लोनल सिलेक्शन। ठीक है, क्लोनल सिलेक्शन भी बोलते हैं। और ये ना एक चेन ऑफ इवेंट होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बी सेल काम कर रहा है तो सिर्फ बी सेल ही करेगा या टी सेल कर रहा है तो टी सेल ही करेगा, नहीं। ये एक जो रिस्पॉन्ड है वो दोनों मिलके कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी में पूरा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, तो बी सेल भी कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे जिससे धीरे धीरे करके वो टी सेल्स को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिग्नल ट्रांजेक्शन हो रही है। उसके अलावा जो भी फागोसाइटोसिस होनी है उसके लिए पहले एंटीजन प्रेजेंट होने की ज़रूरत है, एंटीजन को ब्रेक करके प्रेजेंट करने की ज़रूरत है, तो उसमें भी बी सेल रिसेप्टर्स काम करते हैं। तो पहला फंक्शन हो गया antigen recognition and binding. BCR composed of a surface immunoglobulin molecule act as specialized receptor that bind to specific antigen. ये जो होता है सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसके सरफेस पे एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड करती है। दिस बाइंडिंग इवेंट इज द फर्स्ट स्टेप इन इनिशिएटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। अब जब एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड हो गए तो क्या होगा, अपॉन एंटीजन बाइंडिंग द BCR ट्रांसमिट सिग्नल्स इनटू द बी सेल इंटीरियर एक्टिवेटिंग इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे। ये जब यहाँ पे बाइंडिंग हुई तो अब ये सिग्नल अंदर जाएगा और अंदर का जो सेल है उसका सिग्नलिंग पाथवे जो है उसका जो रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा। दीज पाथवे लीड्स टू जीन चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन, सेल प्रोलिफरेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन। मतलब अब इन सेल के नंबर्स बढ़ने लग जाएंगे जो उस स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा। Antigen internalization and presentation. The BCR facilitates the uptake of antigen into the B cell. कि ये जो antigen है वो B cell के अंदर जाए. The internalized antigens are processed and presented on the cell surface in context of MHC class 2 molecules. अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे रिसेप्टर था, इधर एंटीजन बाइंड हुआ, ये एंटीजन को ब्रेक करके ये अंदर मतलब इनगल्फ कर लेगा। जब ये एंटीजन अंदर चला गया, अब इस एंटीजन को ये ब्रेक करेंगे और यहाँ पे इनके सरफेस पे MHC मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अगर आपने एंटीजन प्रेजेंटेशन वाली सेल वाली वीडियो देखी हो तो उसके अंदर मैंने ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करा था। तो ये जो भी एंटीजन है उनको इन MHC मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेजेंट कर देंगे और इनको फिर एक रिस्पेक्टिव टी सेल जो है वो सिग्नलिंग करेगा। दिस प्रेजेंटेशन अलाउज द बी सेल टू इंटरेक्ट विद एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स। क्योंकि ये जो सेल के ऊपर MHC मॉलिक्यूल है जहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट हुआ, वो एंटीजन प्रेजेंटेशन अब किसके लिए हो रही है, किसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो एंटीजन, ये एंटीजन प्रेजेंट करके दे रहे हैं टी सेल को कि टी सेल उसको रिकॉग्नाइज करे और उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करे। B cell activation and differentiation. The BCR mediated signaling event lead to B cell activation. यहाँ पे B cells activate हो रहे हैं, differentiate उनका नंबर बढ़ रहा है, उनकी डेवलपमेंट हो रही है और वो किस में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, प्लाज्मा सेल्स में और मेमोरी B cells में। मतलब ये जो B cells हैं, कुछ बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स में चेंज हो रही हैं और कुछ मेमोरी बी सेल्स में। जो मेमोरी बी सेल्स है वो तो हमारी लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए काम करेंगे और जो प्लाज्मा सेल्स है वो प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडी। ठीक है, so this is how B cell या B cell receptors work for our immunity. So the next question is mention different categories of human pathogens. पैथोजन क्या होता है बेटा, पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म होता है या वो इन्फेक्शियस एजेंट होता है जिसकी वजह से हमें डिजीज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस या वर्म्स। तो अगर हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो पैथोजन क्या है, बैक्टीरिया। अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो पैथोजन क्या है, साल्मोनेला बैक्टीरिया। ठीक है, उसी तरह फंजाई है, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। तो अगर हम इन 5 कैटेगरीज को पढ़ें, सबसे पहला वायरस। वायरस एक इन्फेक्शियस एजेंट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द होस्ट फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्योंकि जब वायरस बॉडी के अंदर या सेल के अंदर एंटर होगा तभी वो वहाँ पे रेप्लिकेट और मल्टीप्लाई करेगा। आउटसाइड द होस्ट सेल दे एग्जिस्ट हैव स्मॉल इनएक्टिव पार्टिकल्स कॉल्ड विरियॉन्स। तो उनके पास जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन कोड है, एनवेलप है। इस टाइप से शायद आपने देखा होगा कि वायरस का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके पास एक प्रोटीन कोड है, अंदर DNA जेनेटिक मटेरियल है, एक एनवेलप इनके पास है, लेकिन ये रेप्लिकेट करने की जो मशीनरी है वो नहीं है। वो जब ये लिविंग सेल के अंदर एंटर करेंगे देन ओनली दे कैन रेप्लिकेट देमसेल्व्स।
ये डायग्राम है बेटा, जब भी एक वायरस अटैक करता है बॉडी के अंदर, तो वायरस के अगेंस्ट बॉडी कैसे काम करती है। कभी कभी IgA जो एंटीबॉडी ए है वो प्रिवेंट करती है वायरस का होस्ट सेल्स के साथ बाइंडिंग को। कभी कभी हमारी एंटीबॉडीज IgA, IgM, IgG ब्लॉक करती है वायरल एनवेलप को कि वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज ना कर सके, वो हमारे सेल के अंदर एंट्री गेन ना कर सके। IgG और IgM प्रमोट करती है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम्ड डेथ बोल सकते हो या फिर प्रोग्राम्ड फैगोसाइटोसिस, ठीक है। उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस भी होते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है लास्ट में। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ना चेन ऑफ इवेंट से बनता है, वन आफ्टर द अदर प्रोटीन्स एक्टिवेट होते रहते हैं और लास्ट में एक्टिवेट होता है MAC, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जो वायरस के एनवेलप को अटैक करता है और खत्म कर देता है। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कुछ साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं वायरस के अगेंस्ट। एक मेन केमिकल जो साइटोकाइन रिलीज होता है वो होता है इंटरफेरॉन गामा। तो इंटरफेरॉन गामा इज स्पेशली नोन फॉर इट्स एंटीवायरल एक्टिविटी, ठीक है। फिर उसी तरह साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट्स है जो किल कर देते हैं वायरस सेल्स को। उसके अलावा नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेजेस, ये सारे किल करते हैं हमारे इन्फेक्टेड सेल्स को बाय एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, क्योंकि ये पहले एंटीबॉडीज बनाएंगे, वो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करेगी, एंटीजन प्रेजेंटेशन होगी और फिर फैगोसाइटोसिस होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिससे हमारी बॉडी उस वायरस को काउंटर कर रही है। नेक्स्ट आ जाता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया गेन एंट्री इनटू द बॉडी वाया कट, ब्रेक, वुंड्स या कोई भी रेस्पिरेटरी सर्फेस जहाँ से वो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री ले सके। द रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम डिपेंड्स ऑन बोथ द नंबर ऑफ इन्वेडिंग बैक्टीरिया एंड देयर विरुलेंस। जितने ज़्यादा हमारी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर हो रहे हैं उतना ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, या फिर बैक्टीरिया उतने ज़्यादा एंटर नहीं हुए लेकिन वो बहुत विरुलेंट बैक्टीरिया, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बैक्टीरिया, तब भी उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी को ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना पड़ेगा। लेसर द number of bacteria, low virulence are often dealt with tissue macrophages. Larger number of bacteria with high virulence, बैक्टीरिया का नंबर भी ज़्यादा और वो बहुत ज़्यादा विरुलेंट है, तो उसमें हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो कौन करता है, हमारा अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंट्री गेन करते हैं, होस्ट जिन सेल्स को उन्होंने इन्फेक्ट करना है उसके साथ अटैच हो जाते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया प्रोलिफरेट करना शुरू करते हैं, मतलब उनका जो नंबर है वो इंक्रीज होने लग जाता है। अब बेटा जब वो बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज हो रहा है, वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो बाकी के सेल्स को भी इन्वेड करेंगे। तो अगर एक सेल को बैक्टीरिया ने इन्वेड करा, अब यहाँ से बहुत सारे बैक्टीरिया बन गए, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, और सेल्स को भी इन्वेड करेंगे और डैमेज कॉज करेंगे हमारे टिश्यू को, या टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है, न्यूट्रलाइजेशन मैकेनिज्म करती है, जैसे कि ऑप्सोनाइजेशन, फैगोसाइटोसिस। एंटीबॉडी बाइंड करेगी पैथोजन के साथ, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी पार्टिसिपेट कर रहा है और ये फैगोसाइटोसिस कराने में हेल्प करेगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, ऑप्सोनाइजेशन। टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन, अगर वो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा है तो टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन। एंटीबॉडी टॉक्सिन इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म दैट इज क्लियर्ड बाय फैगोसाइटिक सेल। तो जो टॉक्सिन्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, एंटीबॉडी उसके साथ बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी और फिर सेल उसको फैगोसाइटोस करके क्लियर कर देगा, ठीक है। उसके अलावा मास्ट सेल डीग्रैन्युलेशन, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C3A, C4A, C5A एक्ट एज एनाफाइलेटॉक्सिन्स, मतलब कि ये कुछ ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे ये जो मास्ट सेल है ना, ये डीग्रैन्युलेट, इनके अंदर के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और वे रिलीज होकर बैक्टीरिया को किल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड कैटेगरी, दैट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं जो कि ह्यूमन डिजीजेस कर सकते हैं बहुत सारे, लाइक लीशमैनियासिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, African sleeping sickness, Chagas disease. Location of protozoa in the body determines the type and effectiveness of immune response developed. ये प्रोटोजोआ हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट है, इनकी लोकेशन पे हमारे सिम्टम्स या डिजीज डिपेंड करता है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी, मतलब कि वो इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी मीडिएटेड, जिसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, मोस्टली वर्क अगेंस्ट द प्रोटोजोआ इन द स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ साइकिल वेयर दे फ्रीली मूव इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एक चीज़ बेटा समझो, वायरस और बैक्टीरिया के कंपैरेटिवली प्रोटोजोआ का साइज थोड़ा बड़ा है। ये एक यूकैरियोटिक, बैक्टीरिया जनरली प्रोकैरियोटिक होते हैं, वायरस को तो हम एसेल्युलर ही मान के चलते हैं, तो ये कंपैरेटिवली उनसे सेल में साइज में थोड़ा डेवलप, थोड़ा बेटर है। इसका मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया और वायरस इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव है, लेकिन प्रोटोजोआ उससे थोड़ा साइज में बड़ा है, थोड़ा पावरफुल है। ये हमारी बॉडी के अंदर इधर से उधर माइग्रेट करेगा और अलग अलग जगह पे लोकलाइज डिजीजेस कॉज कर सकता है।
On the other hand, cell-mediated immunity is most effective in stages where the organism show intracellular growth. अगर वो प्रोटोजोआ किसी एक सेल को ही या एक टाइप ऑफ सेल को ही डैमेज कर रहा है तो वहाँ पे इम्यूनिटी कौन सी होगी? सेल मेडिएटेड. लेकिन अगर वो फ्रीली मूव कर रहा है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर तो वहाँ पे एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है. नेक्स्ट है पैरासिटिक वर्म्स. वर्म्स अब और भी बड़े हो जाते हैं, प्रोटोजोआ से भी बड़े हो जाते हैं. दे आर लार्ज मल्टीसेल्युलर वर्म्स दैट आर नॉट इंट्रासेल्युलर पैथोजन. ये इतने बड़े हमारे सेल के अंदर नहीं घुसते. दे रेसाइड इन द ह्यूमन बॉडी बट डू नॉट नॉर्मली रिप्रोड्यूस देयर. ऑल्दो देयर लार्जर साइज मेक्स देम मोर ससेप्टेबल टू इम्यून अटैक बट ऑफन द इम्यून रिस्पॉन्स इज पुअर. अब क्योंकि इनका साइज बड़ा है तो हमारा इम्यून सिस्टम इसको ईजिली डिटेक्ट करके किल कर सकता है. ठीक है, लेकिन पैरासिटिक वर्म्स के केस में इम्यून रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जनरेट होता नहीं है. Thus, once the infection is established, it is often difficult for immune system to eliminate these parasites. Helminths cause a variety of diseases in both animals and human. Example है जैसे कि ascaris. Ascaris होता है बेटा राउंडवर्म जो हमारे इंटेस्टाइन में एक डिजीज कॉज करता है, स्कैरियासिस. शिस्टोसोमा कॉज करता है शिस्टोसोमियासिस. ठीक है, इसके 3 अलग अलग स्पीशीज भी हैं जैसे कि शिस्टोसोमा जेपोनिकम, शिस्टोसोमा मेंसोनी, शिस्टोसोमा हेमेटोबियम. पैथोजन ऑफ एनिमल कैन समटाइम ऑल्सो इन्फेक्ट ह्यूमन जैसे कि टीनिया होता है टेपवर्म जो कैटल या पिग को इन्फेक्ट करता है. लेकिन अगर हमने वो इन्फेक्टेड पिग या कैटल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करे तो वो ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करेगा. ट्राइकेनेला राउंडवर्म का टाइप होता है, ये पिग्स में होता है. अगेन इन्फेक्टेड पिग कंज्यूम करा या पोर्क मीट कंज्यूम करा तब भी ह्यूमंस को इन्फेक्शन हो सकता है. What is inflammation? Explain key events involved in inflammatory process. Inflammation हम डिटेल में कर चुके हैं. You can check the playlist. I'll put the link in the description. क्वेश्चन है बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग. हमें 2 ही डिफरेंसेस करने हैं, ह्यूमोरल या सेल मेडिएटेड में, एंटीजन या हैप्टेन में, इनएक्टिव वैक्सीन या एटेनुएटेड वैक्सीन, बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट. एंटीजन और हैप्टेन पे हम अलग से वीडियो भी कर चुके हैं और इसको मैं प्रीवियस पेपर्स में भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, तो वील डू द रेस्ट वन. एंटीबॉडी को ह्यूमोरल में इम्यूनिटी भी बोलते हैं. सेल मेडिएटेड जो होती है उसको सेल मेडिएटेड ही बोलते हैं. उसमें बेसिकली MHC इन्वॉल्व होता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है क्योंकि वहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है. टी सेल जो है, टी सेल को बेटा एंटीजन चाहिए. वो एंटीजन अब वो पूरे बैक्टीरिया को नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता, वो बैक्टीरिया के स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा. तो इस एंटीजन को पहले तोड़ के हम MHC मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट करेंगे जिसको टी सेल रिकॉग्नाइज करेगा. ठीक है. Adaptive immunity where B cells and antibodies और immunoglobulins play an important role. तो यहाँ पे मेनली B cells इन्वॉल्व हैं. सेल मेडिएटेड में T cells इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, साइटोटॉक्सिक T cells भी होते हैं, हेल्पर्स T cells भी होते हैं. इट हैज़ एंटीबॉडी में 3 फेसेस. बी सेल एक्टिवेट होंगे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे और फिर प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा. टी सेल्स में टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं MHC मॉलिक्यूल्स के थ्रू. फिर वो जब MHC मॉलिक्यूल पे जो भी एंटीजन होता है उसके साथ बाइंड करके एक्टिवेट होते हैं. फिर इफेक्टर और मेमोरी टी सेल्स बनते हैं. मेमोरी टी सेल्स तो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी के लिए. इफेक्टर में ज़्यादातर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनते हैं जो उन एंटीजन्स को या उन पैथोजन्स को किल करते हैं. देर इज़ वन मोर डिफरेंस, आप अपने कन्वीनियंस के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो. सो बेसिकली डेफिनेशन में हमारे पास वही आ गया, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी है, सेल मेडिएटेड है. यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट ये हमें ज़्यादातर प्रोटेक्ट करती हैं. और ये इंट्रा सेलुलर पैथोजन, क्योंकि अगर पैथोजन सेल के अंदर एंटर करेगा ना तभी उसके एंटीजन्स ब्रेक होके MHC मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट होंगे. अगर वो पैथोजन सेल के अंदर एंटर ही नहीं कर रहा तो बेटा उसके एंटीजन प्रेजेंट हो ही नहीं सकते. और अगर एंटीजन प्रेजेंट नहीं होंगे तो टी सेल एक्टिवेशन नहीं हो पाएगी. यहाँ पे जो मेन सेल इन्वॉल्व है अगेन बी सेल्स हैं जो कि बाद में प्लाज्मा सेल्स में डिफरेंशिएट हो रहे हैं. यहाँ पे टी सेल्स इन्वॉल्व है. ठीक है, एंड रिजल्ट में क्या होता है, प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं. यहाँ पे टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं प्लस यहाँ पे साइटोकाइंस भी रिलीज होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देर इज वन मोर डिफरेंस, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. नेक्स्ट है इनएक्टिवेटेड एंड एटेनुएटेड वैक्सीन. इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स और एटेनुएटेड वैक्सीन्स की बात करें तो बेटा वो वैक्सीन्स जिनमें जो पैथोजन है वो किल्ड है या इनएक्टिवेटेड है उनको हमने बोल दिया इनएक्टिवेटेड वैक्सीन. एटेनुएटेड के अंदर जो भी माइक्रोब के अगेंस्ट हमें इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना है उसको वीक करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा जाता है ताकि हमारी बॉडी उस वीक माइक्रोब को किल करना सीखे और उसको रिकॉग्नाइज कर ले. यहाँ पे क्योंकि वो लिविंग है, दो वीकेंड है, लिविंग है बट वो रेप्लिकेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे वो इनएक्टिवेटेड है और किल्ड है तो पैथोजन जो है वो रेप्लिकेट नहीं करेगा. एटेनुएटेड वैक्सीन स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं और वाइस वर्सा इनएक्टिवेटेड का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो वीक होता है.
यहाँ पे सेफ्टी थोड़ी कम है, क्योंकि अगर हमने वीक ऑर्गेनिज्म किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर दिया तो हो सकता है कि उसको इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन उसके कंपैरेटिवली इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जनरली सेफ होती हैं, ठीक है। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर है तो इनके कम डोज हमारे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि ये वीकर है तो इसके हमें मल्टीपल डोजेस लेने पड़ते हैं, ठीक है। अगेन दिस इज़ वन मोर डिफरेंस जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा वैक्सीन्स वाला हमने एक पूरा टॉपिक कवर करा था, जिसमें वैक्सीन्स क्या है, वो कैसे काम करते हैं, उनके एडवांटेजेस, उनके डिसएडवांटेजेस, उनके टाइप्स, उनके एग्जाम्पल्स, वो सारे ज़रूर करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट में डिफरेंस। बी लिम्फोसाइट बेटा मतलब कि बी सेल, टी लिम्फोसाइट मतलब कि टी सेल्स। बी लिम्फोसाइट का नाम ही इसलिए बना क्योंकि वो कहाँ पे बन रहे हैं, जनरेट कहाँ पे हो रहे हैं, बोन मैरो में, ठीक है। टी सेल्स जो होते हैं वो भी जनरेट बोन मैरो में होते हैं, लेकिन आगे जाके ना वो थाइमस के अंदर मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो बी सेल्स बन भी बोन मैरो में रहे हैं और मैच्योर भी कहाँ पे हो रहे हैं, बोन मैरो में। टी सेल्स जनरेट बोन मैरो में होते हैं, लेकिन ये माइग्रेट कर जाते हैं थाइमस के अंदर और वहाँ पे जाके मैच्योर होते हैं, इसीलिए इनका नाम रखा हुआ है टी सेल्स। दे माइग्रेट टू द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर मैच्योरेशन एंड सर्कुलेट while inactive between peripheral lymphoid organs. They migrate to the blood cells after maturation and circulate while inactive between peripheral lymphoid organ. ये दोनों में सेम पॉइंट है कि एक्टिवेट हो जाते हैं तो थाइमस से और बोन मैरो से ये निकल के हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट होते हैं। अब अगर हम बात करें टी सेल्स जो होते हैं वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी होते हैं और हेल्पर टी सेल्स भी होते हैं और मेमोरी टी सेल्स भी होते हैं, ठीक है। बी सेल्स की बात करें तो बी सेल्स बेसिकली एक ही टाइप के होते हैं, लेकिन ये आगे जाके प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन मोर डिफरेंस विच यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अदरवाइज हमने सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में ये सारे सेल्स कवर करे हुए हैं। नेक्स्ट है एक्सपैंड द फॉलोइंग, मतलब इनकी फुल फॉर्म एपीजी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, टीसीआर टी सेल रिसेप्टर, उसी तरह बीसीआर आएगा तो बी सेल रिसेप्टर, सीटीसी सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, टीएनएफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, और आईएनएफ अगर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। ये भी इट इज़ अ टाइप ऑफ साइटोकाइन जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, इंटरफेरॉन गामा, जो वायरसेस के अगेंस्ट बहुत एक्टिवली काम करता है, ठीक है। डिफाइन साइटोकाइंस, उनका रोल, रिपीटेड क्वेश्चन है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस वन। एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, बेटा ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यू कैन चेक द प्रीवियस पेपर, आई विल पुट द लिस्ट ऑफ द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन। डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। डिस्कस द प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन ऑफ वेस्टर ब्लॉटिंग टेक्निक, हमने सेपरेट वीडियो में कवर करा है, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हाउ डू टी सेल्स एक्टिवेट इन रिस्पॉन्स टू सेलुलर एंटीजन, जून 2022 के पेपर में आ चुका है बेटा। डिस्क्राइब द आउटलाइन ऑफ क्लासिकल मैकेनिज्म ऑफ क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जो क्लासिकल पाथवे है, जो ऑल्टरनेटिव पाथवे है, जो लेक्टिन पाथवे है, ये सारे अच्छे से करना, दीज आर इंपॉर्टेंट। वैसे भी ये अगर आप प्रीवियस पेपर्स कर रहे हो तो इनके अंदर ये कवर हो चुका होगा। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, तो डीएनए वैक्सीन रिपीटेड क्वेश्चन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको जून 2022 के पेपर में मिल जाएगा, अदरवाइज जो सेपरेट वीडियोस बनी हुई है उनमें भी मिल जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 शॉर्ट नोट्स, दैट इज लिम्फ नोड्स एंड मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अगर हम बात करते हैं लिम्फ नोड की, तो लिम्फ नोड क्या है बेटा, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, ठीक है। दीज ऑर्गन्स आर बीन शेप स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ रेटिकुलर नेटवर्क दैट इज फिल्ड विद लिम्फोसाइट। ये बीन शेप्ड ऑर्गन्स है, यहाँ पे कौन से सेल्स मेनली प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट है, मैक्रोफेजेस है, डेंड्रिटिक सेल्स है। लिम्फ नोड्स आर फाउंड एट द जंक्शन ऑफ लिम्फेटिक वेसल, ड्यू टू देयर वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी दीज आर द फर्स्ट ऑर्गन टू कॉम्बैट एंटीजन दैट एंटर इन टू द टिश्यू स्पेसिस। जो भी एंटीजन हमारे टिश्यू स्पेसिस में जा रही है वो सबसे पहले लिम्फ नोड पे ही सबसे ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है बेटा, क्योंकि वो एंटीजन एंटीबॉडी के साथ एसोसिएट करेंगे या लिम्फोसाइट के साथ काउंटर करेंगे, सबसे पहले कहाँ पे होगा, ये लिम्फ नोड पे। द लिम्फेटिक फ्लूइड दैट इज पासिंग थ्रू दीज नोड्स ब्रिंग द एंटीजन एंड दीज एंटीजन विल एक्सपोज टू द फैगोसाइटिक या डेंड्रिटिक सेल्स। लिम्फ नोड कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स, दैट इज द कॉर्टेक्स, द पैराकॉर्टेक्स एंड द medulla, where cortex contain B cell, macrophages and follicular dendritic cell in the primary follicles। ये important है बेटा लोकेशन। तो cortex के अंदर क्या प्रेजेंट है, B cells प्रेजेंट है, macrophages प्रेजेंट है और dendritic cells प्रेजेंट है। Once after interacting the antigen, the primary follicle convert into secondary follicle। ये जितने भी सेल्स थे, जैसे dendritic cells थे, ये अपने प्राइमरी follicle की फॉर्म में प्रेजेंट थे। जब ये एक्टिवेट होंगे, अभी तक ये नेव है, ये अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए, ये एक्टिवेट कब होंगे, एंटीजन के कॉन्टैक्ट में आने में। जब ये एक्टिवेट होंगे तो ये प्राइमरी से किस में चेंज हो जाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल में, और तब हम बोलते हैं कि उसके अंदर एक जर्मिनल सेंटर आ गया, ठीक है। तो कॉर्टेक्स के अंदर जर्मिनल सेंटर पहले से प्रेजेंट नहीं होता, जर्मिनल सेंटर तब आता है जब वहाँ पे सेल्स एक्टिवेट होने लगे, मतलब वहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो चुका है।
उसके बाद आ जाता है पैराकॉर्टेक्स। हमने कहा 3 रीजन है, कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स और मेडुला। पैराकॉर्टेक्स रीजन के अंदर प्रेजेंट है टी lymphocytes which also contain dendritic cells that have migrated from surrounding tissues into the nodes. The last compartment, that is medulla, has smaller number of lymphoid lineages cells and plasma cells. तो कॉर्टेक्स के अंदर आगे बी सेल्स, पैराकॉर्टेक्स के अंदर टी सेल्स और मेडुला के अंदर लिम्फॉइड लाइनेज सेल्स, मतलब बी सेल और टी सेल के टाइप्स, कभी कभी नेचुरल किलर सेल्स वगैरह भी आ जाते हैं, प्लस इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स जो कि एक्टिवली एंटीबॉडीज सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, ये बेटा डायग्राम है जहाँ पे आपको यहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरीज है, टिश्यू स्पेस है, ये लिम्फेटिक वेसल्स बनी हुई हैं। ठीक है, और ये है हमारी लिम्फ नोड। लिम्फ नोड के अंदर जो जर्मिनल सेंटर है, ठीक है, ये जर्मिनल सेंटर्स बेसिकली तभी बनते हैं जब वो प्राइमरी फॉलिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल में। ठीक है, ये एक लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है बेटा। यहाँ पे अगर आप ग्रीन ग्रीन देखोगे तो ये जो सर्कल्स बने हुए हैं ये हैं जर्मिनल सेंटर। तो ये प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल है, जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड फॉलिकल में। अब लास्ट शॉर्ट नोट बेटा हमारा है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स पे। अब वहाँ पे क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है वो ज़रूरी हैं इनिशियल एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, टी सेल तो एंटीजन को तभी रिकॉग्नाइज करेगा ना जब वो ब्रेक होकर छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एंटीजन प्रेजेंटेशन ज़रूरी है टी सेल के एक्टिवेशन पे। टी सेल्स ओनली रिकॉग्नाइज इंट्रासेल्युलर एंटीजन पेप्टाइड बाउंड टू MHC मॉलिक्यूल। जो मान लो ये एक MHC मॉलिक्यूल है, इसके साथ जो एंटीजन बाइंड है सिर्फ उसको टी सेल रिकॉग्नाइज कर सकेगा। ठीक है, तो MHC मॉलिक्यूल भी ज़रूरी है। अब MHC मॉलिक्यूल मतलब कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इट इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ जीन्स, देयर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ जीन इनकोडिंग MHC मॉलिक्यूल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स पे। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स एंड क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स। और दोनों ही हमारे टी सेल, हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को ही एक्टिवेट करते हैं। क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स पे एंड प्रेजेंट नॉर्मल सेल्फ एंटीजेंस एंड नॉन सेल्फ पैथोजेंस टू द अफेक्टेड टी सेल्स। ये जो भी हमारे सेल्फ एंटीजन या ज़्यादातर जो हमारे नॉन सेल्फ पैथोजेंस होते हैं उनको प्रेजेंट करते हैं, किसके आगे प्रेजेंट करते हैं, अफेक्टेड टी सेल्स के आगे। ठीक है, और अगर हम बात करें MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स की, आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स और बी सेल्स के सरफेस पे कौन से प्रेजेंट है, MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स। दे प्रेजेंट एबनॉर्मल और नॉन सेल्फ एंटीजेंस, मेनली एबनॉर्मल जो भी फॉरेन एंटीजेंस है, और उसको ये प्रेजेंट किसके आगे करेंगे, टी सेल्स के आगे। अब एक होता है बेटा CD, मतलब कि क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, जो MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स है ना वो इंटरैक्ट कर सकते हैं CD8 के साथ, और MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट कर सकते हैं CD4 के साथ। ठीक है, ये नंबर आपको याद रखना है कि MHC1 किसके साथ इंटरैक्ट करेंगे, CD8 के साथ। MHC1 किसके साथ इंटरैक्ट करेंगे, CD8। और MHC2 किसके साथ इंटरैक्ट करेंगे, CD4 मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, द क्लास 1 MHC इंटरैक्ट ओनली विद CD8 positive cytotoxic T cells while MHC2 class molecules interact with CD4 plus helper T cells। तो जो साइटोटॉक्सिक T cells होते हैं उनके पास CD8 होता है, तो MHC क्लास 1 के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट हुआ है उससे कौन से T cells आएंगे, साइटोटॉक्सिक T cells। और जो MHC क्लास 2 के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट हुआ है वो किसके साथ बाइंड करते हैं, CD4 के साथ, तो वो आएंगे हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। The cells for antigen processing and MHC associated antigen presentation by APCs के स्टेप्स बेसिकली क्या होते हैं, जब भी कोई बैक्टीरियल पैथोजन इंटरैक्ट करेगा हमारे डेंड्रिटिक सेल्स के साथ या मैक्रोफेजेस के साथ, तो वो उसको इनगल्फ कर लेंगे और उसको उसकी फैगोसाइटोसिस करेंगे। फैगोसाइटोसिस का भी एक पूरा प्रोसेस होता है, फैगोसोम बनता है लाइसोसोम के साथ कंबाइन होकर, और फिर लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं वो उस एंटीजन को ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। अब ये जो एंटीजन जो ब्रेक हुआ, जो हमारा फॉरेन एंटीजन था, ये ब्रेक होकर छोटे छोटे पेप्टाइड बन गए। ये एंटीजन पेप्टाइड जो है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, किसके साथ कंबाइन होंगे, MHC मॉलिक्यूल के साथ, एंड आर देन डिस्प्लेड फॉर टी सेल रिकॉग्निशन। दिस इज हाउ MHC मॉलिक्यूल जो है वो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म होता है। अब यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि ये हमारा डेंड्रिटिक सेल है। ठीक है, इसने क्या करा, किसी बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद ना बेटा लाइसोसोम इसके साथ बाइंड कर जाएगा। जब लाइसोसोम इसके साथ बाइंड करेगा, लाइसोसोम फ्यूजेस विद द फैगोसोम एंड डाइजेस्ट द बैक्टीरिया। ये लाइसोसोम थे, ये इसके साथ बाइंड करेंगे और बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद इसके जो एंटीजन्स निकलेंगे वो एंटीजन्स आप यहाँ पे देखो, इन एंटीबॉडीज के साथ बाइंड हो रहे हैं जो कि सरफेस पे आके लग जाएंगे, और ये हमारा एंटीजन प्रेजेंट हो गया। ठीक है, ये अगर एंटीजन प्रेजेंट हुआ है MHC
मेजर MHC2 मॉलिक्यूल पे, तो ये कौन से सेल के साथ रिकॉग्नाइज करेगा? CD4+ के साथ, मतलब कि T हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। दिस इज हाउ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स वो। सो विद दिस वी आर डन विद द पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड स्टडी वेल। थैंक यू।